प्रेजेंट ऑफ माइंड उनके पास बहुत ज़्यादा है। वो मुसीबतों से बहुत जल्दी और बहुत तुरंत ही निकाल लेती हैं। रात बाहर ना रुकना पड़े, इतने तक मुझे खेलने की इजाज़त। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। पैसे कम पड़ने पर भी मैडम जी जो अपने पैसे को खर्च करके भी वो उसका बच्चों के लिए वो पूर्ति करती है। और मैं गैस चूल्हे से खाना बनाते समय चल गई। विद्यालय जो है आज भदोही में नंबर 1 पे है। नमस्कार। प्राइमरी स्कूल का अध्यापक, आजकल तो इन लोगों के ऊपर आफत आई हुई है। डिजिटलाइज इतना ज़्यादा हो गया है प्राइमरी स्कूल कि लगता है कि एक एक चीज़ नज़र में है। हम लोगों ने अनुभव हमारा ये है कि अगर प्राइमरी स्कूल में आपको अच्छे अध्यापक मिल गए तो पूरे जीवन आप बेहतर हो सकते हैं। आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर सकते हैं। जिसको कहते हैं बड़ा आदमी बनना, वैज्ञानिक बनना, लेखक बनना या और भी कुछ बनना, जिसको प्राइमरी स्कूल में अच्छे अध्यापक मिल गए उसका फाउंडेशन इतना मजबूत होगा कि उसको कोई हटा नहीं सकता कहीं से। आज से 50 साल पहले जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में गए पढ़ने तो किस तरह के अध्यापक थे। हमसे ही डंडा मंगवाते थे और हमको सबसे पहले पीटते थे, लेकिन सिखाते थे। उनका सरोकार ये था कि हमको पढ़ना आए, हमारी अनुस्वार की गलती न हो, मात्राओं की गलती न हो, भाषा बोलना सीखें हम लोग, बोलने का, उच्चारण का, और उसके अलावा गणित और दूसरे तमाम सारे विषय जितना वो जानते थे सब उड़ेल देते थे। और जो इससे डर कर भागा वो ज़िंदगी भर भागता रहा। लेकिन प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की महत्ता कभी कम नहीं हुई, वो आज भी बनी हुई है। आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ जो अध्यापक हैं उनका सरोकार उनसे इतना गहरा है कि पूरी ज़िंदगी को उन्होंने उसमें एक तरह से जोड़ दिया है। अपने तमाम सारी खुशियाँ और अपने तमाम सारे दुख उसके साथ जोड़ दिया उन्होंने, और वो एक अच्छे अध्यापक के रूप में कई पीढ़ियों को शिक्षित करने में उन्होंने अपने आप को लगाया है। ऐसे ही एक प्राइमरी स्कूल के उर्मिला देवी से हम आज मुखातिब हैं, जो कि भदोही ज़िले के खेमईपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाचार्य हैं। और लगभग उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन में अपने 25 वर्ष लगाए हैं। इससे पहले वो एक खिलाड़ी के रूप में बहुत चर्चित रही हैं। भदोही ज़िले को उन्होंने मेडल दिलवाया है। उनकी एक बड़ी जो यात्रा है, वो यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक आई, और आज उनके शिक्षण के क्या सरोकार हैं, किस तरह से इस स्कूल को लेकर वो चल रही हैं, और उनके सहकर्मी उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं यहाँ क्या सोचते हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनकी जीवन यात्रा के बारे में कुछ चर्चा उनसे करेंगे। उर्मिला जी हमारे साथ हैं। मैं उर्मिला देवी, प्रभारी प्रधानाध्यापिका, उच्च प्राथमिक विद्यालय खेमईपुर से। मेरी जीवन की यात्रा ही सर आश्चर्य से ही शुरू हुई है। मैं अपने पूजनीय पिताजी श्री श्रद्धेय बसंतलाल जी, माता पूजनीय श्रद्धेय श्यामा देवी जी की प्रथम संतान हूँ, और उनकी शादी के 7-8 सालों के बाद मैं पैदा हुई। चूँकि सर मैं ऐसी समाज से आती हूँ, गरीब अपवंचित बिरादरी से आती हूँ, वर्ग से आती हूँ, तो वहाँ पे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा माहौल नहीं था। और मेरे से पहले मेरी सारी दीदियों की शादी 10 साल 12 साल की अवस्था में हो गई थी, और वे अपना बस 12-13 साल में शादी कर देना, ससुराल भेज देना, यही प्रक्रिया थी गाँव की। और मेरे पिताजी चूँकि मतलब शायद पहले गाँव के व्यक्ति थे जिस बच्चे की बरही मनाई गई थी, नहीं तो लड़कियों को अभी तक बहुत समझा जाता था। मेरी माँ का ये मानना था कि मेरा ये पहला बच्चा है, तो मैं ये चाहूँगी कि मैं इसको पालू पोसूं और बड़ा करूँ। जब मैं पैदा हुई तो पापा पॉलिटेक्निक कर रहे थे, फिर उनका रेलवे में जॉब लगा, फिर वो बाहर लेके गए, तो फिर उनका ये सब था कि हम अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे। लेकिन उस समय संयुक्त परिवार था तो मैं जा नहीं पाई, मम्मी जा नहीं पाई। तो प्राथमिक विद्यालय सर समय भटानी आज भी है, मेरी शुरुआत वहीं से हुई। इसके बाद में मैं वहाँ पे 4-5 ही महीने पढ़ी, तब तक फिर पिताजी दादाजी को और सबको मना के हम लोग को ले गए। तो सर मेरी जो है वहाँ पे शिशु मंदिर में पढ़ाई हुई, कक्षा जो है 8 तक। उसके बाद जो है 9 से राधा रमन महिला इंटर कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। अब चूँकि मैं बड़ी हो गई थी तो दादाजी को लगता था कि अब मेरे जीते जी इसकी शादी हो जाए और मैं देख लूँ, लेकिन
पिताजी और मम्मी जी का ये कहना था कि मेरी बच्ची जब तक फेल नहीं होगी तब तक हम उसका पढ़ाई नहीं रुकवाएंगे। और दादाजी भी हमको मैडम जी कह के बुलाते थे कि हमारी मैडम आ गई, हमारी मास्टराइन आ गई। तो जब मैं 10 पास करी तो पिताजी ने बोला कि अब मैं तुमको नहीं पढ़ाऊँगा, जाके अपने दादा से बोलो कि पापा जी अब नहीं पढ़ा रहे हैं। तो जब मैं जाके दादाजी से बोली कि पापा जी अब नहीं पढ़ा रहे हैं, तो कह रहे कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ाऊँगा सर। और कक्षा 11 की फीस मेरे दादाजी ने भरी सिर्फ इसलिए कि मैं मास्टराइन बन जाऊँ। और बड़ी अम्मा लोग जब गांव में मैं आई थी उस समय, तो बड़की अम्मा लोग मेरी कहने लगी अगल बगल की, जना जौन बा पढ़ाई देथन बड़का पढ़ोया, चूँकि उनका बेटा फेल हो गया था, मेरी बड़ी मम्मी के भैया बेटा फेल हो गए थे, कहतन जना निकल मास्टराइन बन जाई हैं। लेकिन सर एक कहावत है, बुज़ुर्गों की दुआ में वो तासीर होती है, उठाकर राख दे दे तो दवा का काम करती है। दादाजी का सपना था कि मेरी बच्ची, मेरी नातनी मास्टराइन बने। इसके बाद सर इंटर किया मैंने, जैसे ही बीए में एडमिशन हुआ वैसे ही भयावह स्थिति आपके सामने है, और मैं गैस चूल्हे से खाना बनाते समय जल गई। 10-12 दिन मेरी शादी बची थी जो है, और उसी समय मैं जल गई सर और कोमा में चली गई। तो अब कहाँ की शादी और कहाँ का ब्याह सर, फिल्मों में होता होगा, जले लोगों से लोग शादी कर लेते होंगे। हकीकत की ज़िंदगी में मैंने खुद झेला है कि जलने के कारण मेरी शादी टूट गई और ज़िंदगी की जद्दोजहद चालू हो गई। लगभग 6 महीने मैं कोमा में रही, केंद्रीय चिकित्सालय इलाहाबाद में मैं एडमिट रही जो है। फिर होश में आई तो विक्षिप्ता अवस्था में डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि ये बच्ची स्वस्थ ज़िंदगी नहीं जिएगी। लेकिन एक माँ का प्यार और पिता का धैर्य आज आपके सामने है कि वो बच्ची ठीक ही नहीं हुई। दोबारा से चूँकि चेहरा इतना विकृत हो गया था, दवाएं चलनी थी, तो पत्राचार से हमने जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए कंप्लीट किया। और बीए सेकेंड ईयर ही था, उसमें सेमेस्टर नहीं था सर, बीए सेकेंड ईयर ही था। उसी टाइम में पीटीसी का फॉर्म निकला, उसमें इंटर बीटीसी बेचते था, तो हमने बीटीसी भरा और बीटीसी पास हुई। यहाँ भी ये पैर आप देख रहे हो, उस समय इस पर गिर गया और टेटनेस हो गया, पूरा पैर काटने की नौबत आ गई। तो हताश हुआ मन की चेहरा तो ख़राब है सर, मैं जी ले रही हूँ, उसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पैर टूट जाएगा, पैर कट जाएगा तो मैं कैसे चलूँगी। लेकिन ईश्वर की कृपा, कुछ मेरे कर्म अच्छे की सही हो गया और मैंने बीटीसी किया। और 10 फरवरी 99 को मैंने प्राथमिक विद्यालय असनाव में एज ए सहायक अध्यापक ज्वाइन किया। चूँकि वो रोम रोम में मतलब टीचर बनना शुरू से ही पिरोया गया था, इसलिए बन गई। और इतनी विषम परिस्थिति के बाद भी मैंने सर्विस ज्वाइन की, तो शायद ये मेरे दादाजी का ही कल्पना। तब तक सर दादाजी जिंदा नहीं रहे, ख़त्म हो गए। और जब मैं सर्विस ज्वाइन करी, मैं अपने गांव की पहली महिला शिक्षिका हूँ जिसने सरकारी में नौकरी ज्वाइन की, टीचर बनी। और दूध कटही बच्ची जो थी, वो खिलाड़ी कैसे? दूध कटही बच्ची जब पैरों पे चलने लगी तो उसको दौड़ने का ही शौक़ हुआ, क्योंकि मैं देखती थी, भाई छोटी थी लेकिन 3 साल 4 साल तक मैंने चलना शुरू किया, तो मैं देखती थी कि मेरे साथ वाले बच्चे दौड़ रहे हैं। तो सर शुरू से ही क्लास से ही दौड़ना शुरू करा, और उस समय भी जिला लेवल तक हम लोग दौड़ते थे। चूँकि लड़कियों का फाउंडेशन और दादाजी जब तक ख़त्म हो गए थे, तो पिताजी थोड़े सख्त हो गए थे घर वालों के मतलब डर से, या जूस भी कह लीजिए। तो मेरा गेम वहीं पर रुक गया, लेकिन मैं स्कूल तक जिले तक करती थी। रात बाहर ना रुकना पड़े इतने तक मुझे खेलने की इजाज़त थी सर, और जगह जाती तो रात रुकना पड़ता। मैम लोग भी काफ़ी प्रयास करी लेकिन नहीं माने। तो ललक थी कहीं कि कुछ ऐसा करें मरने के पहले कि लोग मुझे याद करें। तो लोग कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। मैं ऐसे विभाग में आ गई, हमें लग रहा है मैं करोड़ों पुण्य का काम की होंगी जो मैं शिक्षिका बनी, गुरु बनी। और वो भी ऐसे जगह गुरु बनी जहाँ पे कि नर्सरी तैयार होती है। हमें आप 6 साल का एक बच्चा दे दो, 14 साल तक में आप जो कहो हम उसको बना के तैयार कर सकते हैं। जब मैं टीचर बन गई, आप जानते हैं कि दुनिया में हर रिश्ते में लोग बदसूरती स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन पत्नी किसी को बदसूरत नहीं चाहिए। और ये सच है, मैं बदसूरत हूँ फिर भी मुझे बदसूरत पति नहीं चाहिए, जो प्रकृति है। लेकिन फिर भी मैं अपने पतिदेव की बहुत आभारी रहूँगी जिन्होंने मुझे देखा। यही प्राथमिक विद्यालय असनाव में ही मैं आई थी, उसी समय उन्होंने देखा और उन्होंने शादी किया मुझसे। उनके संसर्ग से हमारे 3 बच्चे हुए। बिटिया बीबीए कर चुकी हैं, बेटा जो है बीएससी
सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहा है, छोटा बेटा जो है 10 का एग्ज़ाम दे रहा है। लेकिन उन्होंने भी जो भी किया मेरे साथ बहुत अच्छा किया, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों के गुनाहगार हैं। तीनों बच्चों को छोड़कर वो 12 अगस्त 2012 से ही लापता हैं। आज तक उनका कोई पता नहीं चला। उनके घर वालों ने जो है मेरे ऊपर मुकदमे कर दिए थे कि हमने मार के फेंकवा दिया, लेकिन बीच में उनका फ़ोन आया। फ़ोन कॉल से ये क्लियर हुआ कि नहीं वो मरे हैं, ज़िंदा है। और जो फ़ोन कॉल आया था वो राजस्थान से आया था, उसको ट्रेस किया गया। लेकिन जब तक उस पते पे हम लोग पहुँचे, मतलब DMSP के माध्यम से, तब तक वो वहाँ से भी जा चुके थे। तो सर आज तक कोई पता नहीं है। बच्चे आज भी अपने पापा को याद करते हैं। मेरा तो जीवन ही एक तरह से रिक्त हो गया, लेकिन फिर भी जीना है। जब तक मर नहीं जाते सर तब तक जीना है। और मैंने अपने विद्यालय के बच्चों में ही अपना संसार खोज लिया। तो यहाँ पर बच्चों के बीच में आई तो वो बर्फ़ी होती है, लगड़ गुट्टिया वाली, गाँव में उसको क्या कहते हैं आपके भाषा में, हमारे यहाँ लगड़ गुट्टिया कहते हैं, बर्फ़ी कहते हैं। चूँकि शादी नहीं हुई थी, BA कर रही थी, 24 साल 8 महीने मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली। तो बचपन की जो अल्हड़ता थी वो गई नहीं थी। बच्चों के साथ में खेलने लगी, दौड़ने लगी। और हमारे हेडमास्टर सर लोग बोलते थे कि अरे अब आप बड़े हो गए हो तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हम कहे सर बच्चों के साथ खेलेंगे तभी तो बच्चों को आएगा। और इसका नतीजा ये हुआ सर कि मेरे बच्चे धीरे धीरे जिला मंडल क्रॉस करते हुए स्टेट तक में मेडल ले आए। कुश्ती जैसा पुरुषों वाले गेम में हमारे विद्यालय से मेडल है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सर, कोटि कोटि आभार है उन अभिभावकों का जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। और मैं हफ्ते हफ्ते बच्चों को लेकर स्टेट गेम में सर 5 से 7 दिन लग जाते हैं। और उन्होंने मुझ पर विश्वास करके अपनी किशोर होती बच्चियों को, जो बहुत सेंसिटिव एज होती है 11 से 14 वाली, और बच्चे जो है आज तक अनवरत, अभी इस बार भी खो खो की टीम गई थी बच्चों की, वॉलीबॉल हमारे भदोही ज़िले से पहली बार स्टेट में गया, वॉलीबॉल बालिका, और हॉकी लड़कों की। लेकिन अगर ममता, नीरज, संजय, मनोज, हमारा पूरा स्टाफ ना लपटे तो अकेले अनुदेशक क्या कर सकते। और विद्यालय के बच्चे जैसे एकदम मुसहर जो जाति होती है हमारे यहाँ, वो जाति एक तरह से खाना बदोश जाती है, उसका शिक्षा दीक्षा से कोई लेना देना ही नहीं होता। अगर उनके यहाँ पढ़ने के लिए जाते थे कहने में तो उनके लोग मजाक करते थे, का मैडम जी पढ़ाई के तक DM कलेक्टर बन जाइए, करे के तक पढ़े पतिये। उनका वहाँ पे भी मैंने एक पप्पू, उसका नाम था बुलेट, हम कहे इसका नाम राजकुमार है सर। उस बच्चे का मैंने एडमिशन किया। और जब अस्नामे में गई सर, बैग में साबुन लेके जाती थी। उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी कि हैंड वाश रखिए, सब कुछ अलग से पैसे भी नहीं आते थे। तो मैं उसको नहला के धुला के पढ़ाती थी सर। उस बच्चे का बच्चा, राजकुमार का लड़का पप्पू का, आज सर इंडिया खेला है खो खो में। क्या बात। और वो भी सर रिकॉर्ड है कि हमारे ज़िले से बेसिक से, मतलब बच्चे बेसिक के ही रहते हैं, लेकिन वो वहाँ पहुँचते पहुँचते 10-11 में चले जाते हैं। लेकिन कक्षा 8 से जो है वो अमरजीत जो बनवासी है, वो नेशनल खेला खो खो में, और 12 खिलाड़ियों में 3रा स्थान उसने लिया। स्टेट तो विद्यालय से गया ही, स्टेडियम से सर गया खेलो इंडिया के माध्यम से। सीतू सरोज नाम की बच्ची कुश्ती में मेडल लाई। रूबी नट बच्ची भी हमारे यहाँ से पढ़ी, अभी सर साईं हॉस्टल में उसका भी हो गया है, वो भी कुश्ती मतलब सरकार की तरफ से खेलेगी। सर आप अगल बगल घूम के पता कर सकते हैं, ये पूरी बस्ती जो है अपवंचित वर्ग की ही बस्ती है। तो उन बच्चियों को, उन माओं के जब घर जाओ तो कहती मैडम जी बिटिया हमारे पढ़ने जाएगी तो खाना कैसे चलेगा। तो उन बच्चियों को हम अपने साथ, ममता मैडम भी हमारी बहुत रुचि लेती हैं, उनको ठोंगे बनाना सिखाया गया। ये जो जूट होता है उससे कालीन यहाँ बनता है सर, चटाई बनती है, उससे चटाई बैग वैग बनाना मैम ने सिखाया, हमने मिल करके। वो बच्चियाँ गुलदस्ते, पंखी सब बना बना के, साबुन पे गुलदस्ते आप देख रहे हैं, लहंगे के रूप में TLM भी टंगा हुआ है, हर चीज़ आप कमरे में भी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चियाँ बना के अच्छा खासा अर्थ लाभ तय कर रही हैं। तो इस तरह से सर हमारा छोटा सा प्रयास रहता है। किसी NGO के माध्यम से हमने स्कूल में सिलाई सेंटर भी चलवाया,
कोरोना काल आया सर, मोहल्ला क्लास चलवाया हमने। उसमें वो बच्चियां थी जो इंटर पास कर ली थी, वो अपने अपने भाई बहनों को पढ़ाई बस्ती बस्ती, उसमें मैंने उन लोगों को कुछ अर्थ लाभ दिया और जो भी सारा खर्च होता था सैमपट वैमपट का सारा मैंने वहन किया। और जो खेल रह गया था, जो खेल ड्रॉप हो गया था, भाई जल गए तो सर जब फिर दोबारा वही कंडीशन आ गई कि उठना मुश्किल था तो दौड़ना तो बहुत दूर की बात थी। तो फिर से दोबारा उसमें खेल जगत का गुरु अशोक भैया को मनाओगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय सारीपुर में भैया जी टीचर राष्ट्रपति अवार्ड हैं। ऐसे ही बच्चों को प्रैक्टिस कराने गई थी तो उनसे मुलाकात हुई। बोले उर्मिला तुम्हारा खेल में बहुत मन था। उनका भैया बहुत तो मन था, लेकिन अब 35-40 साल की हो गई हूँ, अब कहाँ खेलूँगी। अरे कहे अब भी खेल सकती हो, लेकिन सर जो कहते हैं ना बचपन की ललक जहाँ चाह वहाँ रहा और सपने पूरे होते हैं। अगर आप दिल से चाहो और धैर्य करके कार्य करो तो पूरी कायनात लग जाती है आपके सपनों को पूरा करने में। और उसी बीच में सर 2012 में मेरे पति देव लापता हो गए, पता नहीं कहाँ है, मुझे आज तक नहीं पता। तीनों बच्चों को लेके किसी तरह पालना। फिर मैं BRC बनी, वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान बाहर भी स्टेट लेवल पे ट्रेनर जब मैं बनने जाती थी तो मेरे बच्चे ममता मैम के यहाँ, सुरेश सर के यहाँ, किसी के यहाँ मैं रख के जाती थी क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था। पिताजी सर्विस में थे, वो भी बाहर थे। तो मेरा विद्यालय स्टाफ ही नहीं, वो मेरा विद्यालय परिवार, मेरी बहनों जैसे सभी ने मेरा साथ दिया और मेरे बच्चों को एक एक हफ्ते तक अपने पास रखा, खिलाया पिलाया, विद्यालय भेजा। इस तरह से सर संगत पढ़ते मैं आगे बढ़ी। 2015 में कटोरी की हड्डी टूट गई। कुदरत कितने इम्तिहान लेगी नहीं समझ में आता। जब कटोरी की हड्डी टूट गई सर, डॉक्टर बोला 500 मीटर से ज़्यादा चलना नहीं तो दोबारा सरकेगी तो फिर बनेगी नहीं। लेकिन प्रयास करते करते धीरे धीरे 1 किलोमीटर आजमाया, फिर 2 किलोमीटर आजमाया, सरकी नहीं, फिर 3 किलोमीटर, इस तरह आजमाते स्टेडियम में एक दिन में 15 चक्कर मार गई सर। क्या बात। तो वो 6-7 किलोमीटर हो गया, मेरी हड्डी सरकी नहीं और मुझे ये यकीन हो गया कि अब मैं कर लूँगी, मतलब मेरी हड्डी सरकेगी नहीं। और सर प्रदेश के पिछले 5 सालों से 2018, 19, 20, 21, 22 से सर मैं गोल्ड विजेता रही और इसके बाद 23 में नेशनल में पदक पड़ा, हरियाणा में सिल्वर, और 2019 में 7 जुलाई को सिंगापुर मास्टर एथलेटिक चैम्पियनशिप में होम स्टेडियम में मेरा स्वर्ण पदक पड़ा 40+ जो है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। और ये मेरे जिले का पहला स्वर्ण है, इंटरनेशनल मुझे नहीं पता था। जब प्रेरणा पोर्टल पे एक प्रेरणा शिक्षक सम्मान पत्रिका निकलती है, उसके 17वें पेज पे मेरा वर्णन आया गांव से विदेश तक, तो वो किसी ने मुझे शेयर किया क्योंकि मैं प्रेरणा मतलब उसमें नया नया था तो हम लोग को क्या पता सर कहाँ क्या होता है। तो वो पोर्टल पे जब मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला कि मैं अपने विभाग की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता महिला, लेकिन अपने विभाग की आज भी सर मेरा रिकॉर्ड अभी टूटा हुआ नहीं है। एक आखिरी प्रश्न ये है मेरा आपसे कि अब इस विद्यालय को आप अपना समय दे रही हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापिका हैं आप, इस विद्यालय को लेकर आपका क्या सपना है? सर इस विद्यालय को लेकर मेरा ये सपना है कि ये मेरा विद्यालय स्टेट ही नहीं इंडिया का सबसे अच्छा विद्यालय बने। मेहनत हमारे बस की है, हम कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं सर, इतना टाइम हो रहा है और आपको एक भी बच्चे फील्ड में नहीं देख रहे, सभी हमारे टीचर हमारा साथ देते हैं। चूँकि परिवार अगर है तो सर 5 उंगलियां बराबर नहीं है, कभी मेरे आदेश तुगलकी भी हो जाते हैं तो कभी कभी तकरार भी होती है, लेकिन वो तकरार कुछ मिनटों की होती है। फिर थोड़ी देर बाद उनको भी समझ में आता है कि नहीं मैम अपने घर के लिए नहीं कह रही हैं, हमारे लिए कह रही हैं, कक्षा के लिए कह रही हैं। और अंतिम सपना मेरा यही होगा कि सरकार महिलाओं के लिए इतना वो कर दे और हमारी इतनी महिलाएं भदोही ज़िले से पदक ले आएँ राष्ट्रीय स्तर पे, ओलंपिक स्तर पे, एशियाड में, कि आप लोग इंटरव्यू लेते लेते थक जाएं। क्या बात है, निश्चित रूप से हम बहुत सारा इंटरव्यू लेंगे। अभी आपने उर्मिला जी को सुना जिनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है लेकिन प्रेरणा से भी भरा हुआ है। अब आइए हम उनके कुछ सहकर्मियों से बात करेंगे। उर्मिला जी के बाद यहाँ सबसे वरिष्ठ हैं ममता सिंह जी और कई वर्षों से यहाँ पर हैं। तो ममता सिंह जी से हम जानेंगे कि
उनकी जो बॉस हैं और उनकी एक तरह से सहेली भी, वो कैसी हैं, उनका स्वभाव कैसा है और क्या उनको लेकर इनका विचार है? ममता सिंह। सर वो हमारे लिए बहुत ही समझिए, हमारे लिए वो एक भगवान के रूप में, क्योंकि वो पर्सनली हमारे लिए इतना मददगार है वो महिला कि शायद ये हम कहीं किसी स्कूल में वो शिक्षिका ऐसी होंगी। और हमारी ही नहीं, पूरे स्टाफ की वो बहुत ही मदद करती हैं। किसी भी प्रकार का होता है, चाहे वो घरेलू समस्याएं हो, चाहे स्कूल की है, वो तुरंत ही मतलब कि प्रेजेंट ऑफ माइंड उनके पास बहुत ज़्यादा है। वो मुसीबतों से बहुत जल्दी और बहुत तुरंत ही निकाल लेती हैं। तो मेरी और उनकी समझ लीजिए एक बहन का रिश्ता है। और स्कूल में तो एक जो हम लोग का होना चाहिए टीचर का, हमारी हेड है, मैंने ही उनको चार्ज दिया है और वो नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी स्टाफ की वजह से। लेकिन उन्होंने आया और मेरी बहुत सारी मदद किया और बहुत ही आज भी मेरी वो मदद हर क्षेत्र में करती जा रही हैं और जहाँ भी होता मैं भी उनका पूरा फुल सपोर्ट करती हूँ। उर्मिला जी, यहाँ आप उनकी सहकर्मी हैं आप? जी सर। उनके साथ जो आपका रिश्ता है, सहकर्मी का रिश्ता है, किस रूप में आप उनको देखती, क्या विचार है उनके बारे में? सर वो बहुत अच्छी हैं, हम उनको एक बड़ी बहन की तरह हम लोग उनको देखते हैं। मतलब वो बहुत संघर्ष रहित महिला हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। उनसे हमें संघर्ष करने की सीख मिलती है सर। संघर्ष ही जीवन है, उनका यही एक लोगो है मैम का। हमारे प्रधानाध्यापिका मैम जो है इंचार्ज, वो सपोर्टिव नेचर की हैं, सपोर्ट करती हैं हम लोग का। भाई रास्ते में कहीं कुछ दिक्कत परेशानी हुई तो बाई फोनिक हम लोग उन्हें बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो समझती हैं। मैं मैम के बारे में बोलना चाहती हूँ। मैम के साथ रहने से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि सही गलत का पहचान, जैसे घर में होता है कि एक मुखिया होता है, गाइड करता है कि क्या गलत क्या सही है। इनके साथ रहने से एक सीख ये मिलती है सही गलत। और रही बात, जैसे कभी कभार हम सब लेट करते हैं तो उसके लिए भी फटकार लगाती हैं कि समय से घंटी जाए, बच्चे फील्ड के बाहर न निकले, ग्राउंड के बाहर न जाएं। ये सब अभिभावक से गलत सब बातें ना आए कि बच्चे इतने हैं तो पढ़ाई क्यों है, इसके लिए डांट लगाती हैं। और सब बढ़िया है। प्रशासनिक क्षमता जो है यहाँ स्कूल को लेकर, एक छोटा सा स्कूल लेकिन स्ट्रेंथ के रूप में बहुत बड़ा सा स्कूल है वो जी। और सभी बच्चों को मैं देखता हूँ खुश हैं, उत्फुल्लित हैं, कूद रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब क्लास में होते बहुत शांत रहते हैं। ये पूरा माहौल बनाने में उनका क्या योगदान है और आप लोगों का क्या सहयोग है? जी उनका भरपूर सहयोग है। और चूँकि अन्य विद्यालयों में देखिए फंड आता भी है, सब हर विद्यालय में आता है, लेकिन उसका सदुपयोग जो होता है उस पैसे का, और यहाँ तक भी होता है कि जो फंड आता है वो कम भी, चूँकि फंड उतना ही आता है लेकिन जो बराबर सबको आता है, चाहे कम बच्चे चाहे ज़्यादा बच्चे हों, 10,000 ही आता है। लेकिन जो यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो भाई इक्विपमेंट भी या जो खेल की सामग्रियाँ वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उस अनुसार पैसे कम पड़ने पर भी मैडम जी जो अपने पैसे को खर्च करके भी वो उसका बच्चों के लिए वो पूर्ति करती हैं। तो चूँकि विद्यालय एक परिवार है तो उसको पूरा सभी कार्य करने के लिए सभी पूरा स्टाफ मिलकर काम करता है और सभी का कार्य विभाजन जो हुआ है उस तरीके से। और मैम पूरा वॉच करती रहती हैं कि कौन क्या किसका काम है तो वो पूरा है कि नहीं है। और इस प्रकार से पूरा विद्यालय जो है आज भदोही में नंबर 1 पे है। उर्मिला मैम से आपका जो एक माने सहकर्मी का रिश्ता है जी, तो उनका व्यक्तित्व, उनका जो योगदान है उनको किस रूप में आप देखते हैं? मेरा मानना है कि ये मैडम जी में जो मतलब लीडरशिप की जो है वो अच्छी क्वालिटी है उनमें। और वो मतलब एक तरीके से सभी विभागों में मतलब खेल में, चाहे पढ़ाई में हो या चाहे बाहर गेम खेलने जाएं, हम लोग सब मतलब अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं जी। तो एक मैंने इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुनाई, एक ऐसी लड़की जो कई स्तरों पर बचपन में ही परेशानियां झेलते हुए बड़ी हुई, फिर उसने अपने जीवन के साथ संघर्ष किया। ऐसे में लड़कियों का जो पूरा जीवन है एक उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है ये। देखिए इसको मैडम जी का जो लाइफ स्ट्रगल है वो एक समझ लीजिए रोल मॉडल है लड़कियों के लिए या सभी के लिए, मान चलिए एक तरीके से उनका रोल मॉडल है। तो अपने को मतलब इस तरीके से आगे मतलब स्ट्रगल करते हुए वो मतलब डेवलपमेंट की। सर उर्मिला मैडम तो बहुत ही
काबिल हम लोग हेड मास्टर हैं और उनके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत ही हमारा विद्यालय आगे गया है। बच्चे बच्चियाँ सभी अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे पढ़ाई हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर चीज़ में बहुत अच्छे से वो विकास कर रहे हैं। और मैडम जी हर तरह से सहयोग करते हैं बच्चों के लिए, हर तरह से, मतलब कोई भी एक्टिविटी हो या कहीं आना जाना हो, आर्थिक रूप से हर तरह से सहयोग करती हैं, जो पूर्ण रूप से सहयोग होता है उनका। और हमें लगता है बच्चों के सर्वांगीण विकास में वो बहुत ही मददगार है। और उसके साथ साथ हम लोग के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में हम लोग के अंदर जो है वो हमको दिखाने का मौका मिल रहा है। और इससे हमारा जो विद्यालय है वो भी बहुत अच्छे से है, ठीक ठाक है। और मंडल स्तर बच्चे हमारे जाते हैं स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में आगे हैं। अभी छात्रवृत्ति के लिए एग्ज़ाम दिए थे वो लोग, उसमें भी बहुत से बच्चे हमारे पास में हैं। आपने अभी देखा उर्मिला देवी का संघर्ष और उनका अध्यापन का जो पेशा है उसके प्रति उनका समर्पण और जीवट उनका आपने देखा। और ये निश्चित रूप से एक बहुत प्रेरणाप्रद कहानी है उनकी। और यहाँ हम बच्चों को देख रहे हैं, लगातार वो खेल कूद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तमाम सारी गतिविधियों में वो लिप्त हैं। नाम बताओ अपना। मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मेरी मैम बहुत अच्छी है, हर एक गेम में हमारा प्रतिभा कराती है, पढ़ाई लिखाई, असेंबली में सुबह सुबह बताती है, हिंदी में, इंग्लिश में। और मेरी मैडम है, हर गेम में हम लोग का प्रतिभा कराती है। कौन से गेम में तुम्हारी दिलचस्पी है? मैं तो हॉकी खेलती हूँ, वैसे भी खो खो, कबड्डी। अच्छा, मैं सब खेलती हूँ। मेरा नाम है शिखा सरोज, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है उच्च प्राथमिक विद्यालय खिमईपुर। और हमारी श्रीमती उर्मिला मैडम जी बहुत अच्छी हैं और हम लोगों को सारी गतिविधियों में प्रभावित करती हैं और अच्छे से। और हमारी मैडम जी हमको नेशनल और स्टेट सारी जगह ले गए हैं खिलाने के लिए। और मैडम जी हमारी कोई भी चीज़ खातिर मना नहीं करती हैं, जो गलत रहता है उनमें मना करती हैं, लेकिन जो सही रहता है मैडम जी भी उसमें साथ देती हैं। साक्षी गुप्ता, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय का नाम है उच्च प्राथमिक विद्यालय खिमईपुर। यहाँ की हेड मास्टर श्रीमती उर्मिला देवी, उर्मिला मैम बहुत अच्छी है, हम लोग को बहुत अच्छी गेम खिलाती हैं और पेड़ पौधे भी लगाती है, स्कूल की देखती भी हैं, बहुत अच्छी हैं। बच्चे भी अपनी मैडम को बहुत प्यार करते हैं और उनसे सीखते हैं कि किस तरीके से जीवन के कठिन दौर के संघर्ष को करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये एक बहुत प्रेरणाप्रद कहानी है। भदोही में खिमईपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय से गाँव के लोग के लिए मैं रामजी यादव, नमस्कार।